हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपके पास एक चैट बॉक्स ऑप्शन होगा, आप उसमें मेरे को बताना क्या आपको ऑडियो क्लियर आ रहा है। यस सर, यस सर, यस 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 सर। यस सर। ओके, यस यस यस। परफेक्ट। यस सर, यस सर, यस यस सर। सब बच्चे पहले ऑडियो चेक कर लेना, सबको ऑडियो क्लियर आ रहा है, आवाज क्लियर आ रही है। आपके पास एक चैट बॉक्स ऑप्शन है, उसमें आप लिख सकते हो। यस सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। नॉट एबल टू ज्वाइन। सिर्फ लाइव क्लास पर क्लिक करना है, अपने बैच में आके लाइव क्लास पर क्लिक करना है। लाउड एंड क्लियर, अनिरुद्ध चौहान। ओके। यस सर। तो ऑडियो आई गेस कि सबका क्लियर चल रहा है, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ऑडियो सही चल रहा है। ओके, तो अब विजुअल्स चेक करते हैं, एक बार विजुअल्स चेक करते हैं। आपको विजुअल्स क्लियर आ रहे हैं? एक बार मुझे बताना ये कितना नजर आ रहा है। यस, परफेक्ट। 33333। 3। ओके, यस, परफेक्ट बच्चों, परफेक्ट। तो इसका मतलब ऑडियो भी क्लियर, वीडियो भी क्लियर। तो ऑडियो भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है बच्चों का। तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सबसे पहले। और आपने अपने अपने रजिस्टर्स निकाल लिए हैं या बिना रजिस्टर्स के ही बैठे हुए हो आप कोई भी चीज होगी चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं तुरंत आपका मैसेज पढ़ लूंगा। फटाफट से मुझे ये बता दो कि आपने अपने अपने रजिस्टर्स निकाल रखे हैं या विदाउट रजिस्टर बैठे हुए हो। अगर रजिस्टर्स निकाल रखे हैं तो मुझे थम्स अप भेज देना। अगर आपके रजिस्टर्स भी तैयार हैं तो थम्स अप भेज देना। रजिस्टर्स नहीं निकाल रखे हैं तो थम्स डाउन भेज देना। यस, कुछ बच्चों ने निकाल रखा है। परफेक्ट। परफेक्ट 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 परफेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने रजिस्टर्स निकाल रखे हैं, सबका थम्स अप आ रहा है। और आप बच्चों में से नोएडा, मतलब कैम्ब्रिज स्कूल नोएडा वाले जो बच्चे हैं, एक बार वो मुझे बता देना, नोएडा वाले कौन कौन से बच्चे हैं नोएडा?
नोएडा, मी, मी, ओके, परफेक्ट, नोएडा, ग्रेट, 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 CSN, यस, यस, CSN, यस, ओके, ग्रेट, CSN। तो शायद आप में से कई बच्चों को ना पता हो, मैं भी CSN पास आउट हूं। और सबसे पहले ये बता देता हूं कि अगर आपको शैली बवेजा मैम पढ़ा रही हैं तो यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने कोई ट्यूशन ज्वाइन नहीं करा था 12th क्लास के अंदर भी। मैम ने जो पढ़ाया था वही नोट्स अच्छे से फॉलो करो और बस नैया पार लग जाएगी। बच्चों, आपके पास एक ऑप्शन आता है उसमें रेज हैंड का। रेज हैंड का ऑप्शन जो आता है वो अगर आपको कोई क्वेरी भेजनी हो, बट अभी मैं अपना स्टार्ट करूंगा तो मैं बीच में क्वेरी शायद ले ना पाऊंगा, तो फिर आप रेज हैंड मत करना इन बिटवीन द सेशन। बाद में कोई डाउट क्वेरी आपको लगेगा तो डेफिनेटली आप मेरे को पूछना। इसके अलावा दूसरी ब्रांचेस के ग्रेटर नोएडा या श्रीनिवासपुरी के जो बच्चे हैं वो भी एक बार मुझे बता दो। ग्रेटर नोएडा के या फिर श्रीनिवासपुरी के कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, एक बार मुझे, अदर देन नोएडा ब्रांचेस के जो बच्चे हैं वो भी एक बार मुझे बता दें। ओके, ग्रेटर नोएडा, परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, ओके, इंद्रापुरम, CSI मीन्स इंद्रापुरम। ओके, बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो आप सभी बच्चों को, बहुत ही मुबारकबाद सबसे पहले तो आई गेस नेशनल इनकम चैप्टर आप सबने अपने अपने स्कूल्स में तो पढ़ लिया होगा। एक बार मुझे कंफर्म कर देना कि नेशनल इनकम चैप्टर आप सबने पढ़ लिया है अपने अपने स्कूल्स के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा हम क्विकली आज 3 चीजों के बारे में हम मेजर डिस्कशन करेंगे कि क्या एग्जामिनर पूछना चाहता है और बच्चा कहां पे कॉन्सेप्चुअल लैक कर रहा होता है। तो इन 3 चीजों पर फोकस रखेंगे आज हम। तो नेशनल इनकम अगर आपका डन है तो मुझे बता देना। थैंक यू शैली मैम, थैंक यू सो मच। नो, ओके, वैष्णवी रावत कह रही है नहीं पढ़ा है अभी। नो सर, ओके, ओके, अच्छा, अच्छा, कई बच्चों ने नहीं पढ़ा है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आज की जो पूरी हमारी चर्चा होगी, मैं इसका PDF आपके बैच में लास्ट में सेशन खत्म होने के बाद जो ये पूरी फाइल होगी इसका मैं PDF आपके बैच में अटैच कर दूंगा। तो जिन बच्चों को बाद में रेफरेंस के लिए भी चाहिए होगा आप इसको यूज कर लेना। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा तो हो सकता है थोड़ा सा उनको बीच में लिंकिंग ना मिले, बट फिर भी स्टिल आप अपना रजिस्टर तैयार रखना, चीजें नोट कर लेना जो भी इंपॉर्टेंट लगेंगी, और मैं आपके साथ PDF भी शेयर कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, डन। कई बच्चों का डन है, कई बच्चों ने कर लिया है। तो आई गेस किसी ब्रांच में हुआ होगा अभी और किसी ब्रांच में अभी नहीं हुआ है। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों फटाफट से हम लोग अपना काम आज। बाकी बच्चे आ जाएंगे अगर आना है तो टाइमली। 1 मिनट और रुक जाते हैं।
ओके परफेक्ट, स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग अपना। कोई आएगा इन बिटवीन तो देन ही विल ज्वाइन। बच्चों आज 3 चीजों के बारे में मुझे आपके साथ डिस्कशन करनी है। तीनों चीजें जो हैं सीबीएसई लेटर ईयर्स में काफी ज्यादा पूछने लगा है। एक पूरा चैप्टर है अलग से, इसका नाम होता है जीडीपी एंड वेलफेयर, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बारे में सीबीएसई लेटली हर साल कोई ना कोई पार्ट पे कैसा ना कैसा क्वेश्चन डालता है। इसके अलावा हम नेशनल इनकम के जो 3 मेथड्स होते हैं उनका जस्ट एक ग्लिम्स लेंगे, ताकि लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा ये देखने के लिए कि आपको कितना आता है और कितना नहीं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हम जो सबसे डिटेल में डिस्कस करेंगे वो ये कि नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें काफी चीजें पूछता है या उनका कॉन्सेप्ट बच्चों को जनरली कंफ्यूजन रहता है, उसके बारे में सारी चर्चा शुरू करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको लेके चलता हूं जीडीपी और वेलफेयर के बारे में कि आखिर ये टॉपिक है क्या। बेसिकली बच्चों जीडीपी का मतलब क्या होता है ना, सिंपल भाषा में समझें। जीडीपी मतलब एक तरह से आप समझ लो प्रोडक्शन, जितना हम आउटपुट बना रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना, उसको जीडीपी बोलते हैं। अब मुद्दा ये है कि किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, वो पहले इतना आउटपुट बनाते थे, फिर बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, तो जीडीपी तो बढ़ रहा है। बट क्या हम किसी कंट्री के बढ़ते हुए जीडीपी को ये बोल सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं कि उस कंट्री में वेलफेयर भी हो रहा है? ये पॉइंट है कि क्या हम जीडीपी को या बढ़ते हुए जीडीपी को हम उस कंट्री के वेलफेयर के साथ जोड़कर देख सकते हैं या नहीं, ये पॉइंट है ना। आम आदमी क्या सोचता है, अच्छा किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो देश तरक्की कर रहा है, उस देश में खुशहाली है, उस देश में वेलफेयर है, ऐसा सोच सकते हैं लोग। बट इज इट ट्रू, क्या ये वाकई में है कि जीडीपी अगर बढ़ता है तो क्या वो वेलफेयर होगा? तो मुझे एक बार इसका आंसर भेजना कि इज जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर है, यस या नो? नो। नो, पक्का नो। तो सब बच्चे नो बोल रहे हैं। एक बच्चे ने शायद बोथ बोला, अरे भाई बोथ क्यों बोला? नॉट नेसेसरीली, बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो मतलब सभी बच्चे होशियार हैं, और कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ रहे हो तो होशियार क्यों नहीं होंगे? तो मतलब सभी ने मेजॉरिटी से बोला नो कि नहीं होगा या नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है। तो बिल्कुल सही बोला बच्चों, आपने बिल्कुल सही बोला, जरूरी नहीं है। अब इसके क्या लिमिटेशन है या हम क्यों कह रहे हैं कि जरूरी नहीं होगा, उसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने पढ़ रखा होगा मैक्सिमम बच्चों ने, तो मैं बस उसी को गो थ्रू करवा देता हूं। एक पॉइंट होता है कि क्या पता हमारा जीडीपी तो बढ़ रहा हो लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो। दैट मीन्स जो प्रोडक्शन हो रही है क्या पता वो रिच सेक्शन के लिए ज्यादा हो। तो देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन वो किसके लिए बढ़ रहा है? रिचर सेक्शन के लिए बढ़ रहा है, उनके लिए प्रोडक्ट्स ज्यादा बन रहे हैं और पुअर के लिए बहुत कम बन रहे हैं। तो अगर हमारे जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन खराब है तो इवन दो कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, बट उसको हम ये नहीं बोल सकते कि कंट्री का वेलफेयर हो रहा होगा, क्योंकि उस केस में जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो खराब है, रिच और पुअर के बीच में बैलेंस नहीं है। तो दैट मीन्स कि जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन भी सही होना इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हो सकता है देश का जीडीपी तो बढ़ रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, पर अगर उसका कॉम्पोजिशन खराब है, कॉम्पोजिशन मींस हो सकता है किसी देश में डिफेंस गुड्स बहुत ज्यादा बन रहे हो और कंज्यूमर गुड्स बहुत कम बन रहे हो। तो अगर ऐसा खराब कॉम्पोजिशन है कि देश के लोग तो भूखे मर रहे हैं, उनके पास कंज्यूमर गुड्स है नहीं, और देश में सिर्फ लड़ाई झगड़े वाले वॉर गुड्स बने जा रहे हैं, तो जीडीपी तो बढ़ जाएगा लेकिन उसका कॉम्पोजिशन अगर बहुत खराब है तो व्हाट इज द यूज? तो जीडीपी को वेलफेयर से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हो सकता है जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो सकता है जीडीपी का कॉम्पोजिशन खराब हो। 2 पॉइंट्स। देन ये भी आपने पढ़ा होगा कि कई बार कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इकोनॉमी के अंदर जिसमें कोई भी मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होती,
जिसको आप बोलते हो बार्टर सिस्टम, इसने इस दूसरे आदमी के साथ अपने गुड्स एक्सचेंज कर लिए, तो दोनों जनों ने एक दूसरे के साथ अपने गुड्स को बदल लिया, तो ये चीज हमारे जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं हो पाती। क्यों नहीं रिकॉर्ड हो पाती? क्योंकि इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। इट इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। तो किसी भी मॉनेटरी वैल्यू के बिना हुए हम इसको अपने जीडीपी में तो रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो ये पॉइंट जो है ये हमेशा अंडर स्टेटमेंट या अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी करता है। यानी कि एक एक्टिविटी तो हुई इकोनॉमी में, मैंने सपोज आपके साथ अपने गुड्स एक्सचेंज करे, आप भी खुश होते हुए अपने घर जाओगे, मैं भी खुश होता हुआ अपने घर जाऊंगा, हम दोनों वेलफेयर के साथ जाएंगे हंसते हंसते, लेकिन ये पॉइंट हमारे जीडीपी में कवर नहीं हो पाएगा। इसी तरह आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आता है, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज मतलब आप समझ लो सोशल बेनिफिट या सोशल कॉस्ट, मतलब जिसके लिए आपको पैसे भी नहीं देने पड़ते या फायदा हो जाता है, या जिसके लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती लेकिन आपको नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो एक को बोलते हैं हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में क्या होता है, इंडस्ट्रियों में जो प्रोडक्शन हो रही है उससे हमारा आउटपुट तो बढ़ रहा है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जो इकोनॉमी में वातावरण हमारा दूषित हो रहा है, उसकी वजह से जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं, वो एक सोशल कॉस्ट है। तो वो जीडीपी कवर नहीं करता, वो वेलफेयर को खराब कर रही हैं, लेकिन हमारे जीडीपी में वो चीजें आती नहीं है। तो दैट इज अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। सेम वे इसका ऑपोजिट सोचते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जैसा कि आप देख रहे हो, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सी जगह आपकी सोसाइटी में भी होंगे, अच्छे अच्छे पार्क्स होते हैं, आप सुबह पार्क में घूमने जाते हो, पार्क का एंजॉय करते हो, तो वो क्या होता है, वो चीजें जो हमारे वेलफेयर को बढ़ा रही हैं, जिसको हम देखकर खुश होते हैं, जिससे हम फायदा उठाते हैं, शायद उसका कोई पैसा भी ना देना पड़े, ऐसी चीजें भी हमारे जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होती हैं। तो जीडीपी जो है वो सिर्फ एक मैथमेटिकल फिगर है जिसके अंदर बहुत सी चीजें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो दैट्स वाई जीडीपी को वेलफेयर के साथ जोड़ के देखना हमारा गलत है। तो इसीलिए जीडीपी एंड वेलफेयर के 4 लिमिटेशंस होते हैं। क्विकली रिवाइज कर लेना, चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कोई भी अकेला पॉइंट 3 मार्क्स में पूछ लेता है, तो हर किसी का कंटेंट आपके पास क्लियर होना चाहिए। नंबर 1 कि डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो सकता है, इसमें याद रखना रिच और पुअर की बात हो रही है। नंबर 2 कॉम्पोजिशन जीडीपी का खराब हो सकता है, दैट मीन्स उसमें अंदर के प्रोडक्ट्स की बात हो रही है कि कहीं पे वार गुड्स ज्यादा बन रहे हैं, कहीं पे कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बन रहे हैं, कॉम्पोजिशन खराब हो सकता है। या हो सकता है कि हम बार्टर सिस्टम में जी रहे हों, या हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर रहे हों जिसमें कोई मॉनिटरी वैल्यू ना हो, और या फिर हो सकती हैं एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, जो जीडीपी को तो इंपैक्ट नहीं करती लेकिन वो वेलफेयर को जरूर इंपैक्ट करती हैं। तो बहुत सी चीजें, ये 4 बातें ऐसी हैं जो हमारे वेलफेयर को इंपैक्ट करती हैं, बट हमारे जीडीपी में वो कहीं पर भी शो नहीं होती। तो दैट्स वाई जीडीपी को वेलफेयर के साथ जोड़ के देखना गलत है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक थम्स अप भेज देना फटाफट से, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको भी समझ आ गया है। फिर हम आगे चलेंगे। यस, ओ ग्रेट। परफेक्ट। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं मेथड्स पर, ठीक है ना। मेथड्स में मैं सबसे पहले आपको करवाना चाहता हूं रिवाइज एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि उसी की डिटेल जो है जानकारी हमको ज्यादा पता होनी चाहिए। और एक्सपेंडिचर मेथड ऐसा मेथड है जिसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिल्कुल श्योर होता है। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड की बात करूं, एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली है क्या, हमें देश की इनकम देखनी है, ठीक है ना। सपोज मैंने आपको कोई चीज बेची, मेरी इनकम हुई, एक पर्सपेक्टिव होता है इसीलिए इनकम मेथड, लेकिन आपने पैसे पे करे, आपका खर्चा हुआ, तो दूसरा पर्सपेक्टिव होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये पेन अगर मैं आपको 10 रुपए में बेच रहा हूं, तो मेरे लिए 10 रुपए इनकम हुई, तो इनकम मेथड से देखोगे तो इनकम 10, आपने 10 रुपए पे करे, आपका एक्सपेंडिचर हुआ 10, तो आपके पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो एक्सपेंडिचर 10। तो पहले हम ये मेथड देख रहे हैं कि देश के अंदर जो एक्सपेंडिचर मेथड है, हम उससे
कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये एक नजरिया है एक्सपेंडिचर देखने का, पूरी इकोनॉमी का खर्चा देखने का, एक्सपेंडिचर देखने का। तो जैसा कि आप भली भांति जानते ही होंगे, हमारा जो सबसे पहला एक्सपेंडिचर होता है उसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स। मतलब जो लोग आपके और मेरे जैसे हाउस होल्ड्स हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि हम कुछ भी खरीदते हैं, हम कुछ भी शॉपिंग पे जाते हैं, हम अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदते हैं, तो दैट इज सिंपली ए हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो आम घरेलू आदमी खर्चा करता है। PFCE उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जिस तरह हम खर्चे करते हैं उसी तरह सरकार जो गवर्नमेंट है वो भी खर्चे करती है, तो जिसको आप बोलते हो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें बहुत से एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं जो सरकार करती है, जो गवर्नमेंट करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे सरकारी हॉस्पिटल्स में उनके एम्प्लॉयज को सैलरी देना, सरकारी हॉस्पिटल्स की दवाइयां खरीदना, मेडिसिन खरीदना, ये सब खर्चे कौन करेगा? हम तो नहीं करते, हम तो अपने घर के खर्चे करते हैं। तो गवर्नमेंट जो खर्चे करती है, सरकार जो एक्सपेंसेस करती है, या आप देख सकते हो सरकारी स्कूल में बच्चों को खाना खिलाना, या सरकारी स्कूल के टीचर्स को सैलरी देना, तो जितने भी एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट करती है देश के अंदर, दैट ऑल एक्सपेंडिचर्स आर बेसिकली GFCE शॉर्ट में, यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दो खर्चे हो गए, एक हमारा खर्चा, एक सरकार का खर्चा, दो खर्चे हो गए। देन थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खर्चा जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, वो खर्चा होता है इन्वेस्टमेंट का खर्चा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देश में इन्वेस्टमेंट पर भी तो खर्चे होते हैं, खाली ये तो नहीं कि हमने शॉपिंग कर ली, सरकार ने खर्चे कर लिए। देश में सबसे ज्यादा खर्चा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट? इन्वेस्टमेंट भी तो होती है ना, जिसको आप बोलते हो, रटने वाला बच्चा बोलता है प्यार से GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है वो भी तो समझना इंपॉर्टेंट है हमको। तो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कैसी हो सकती है, उस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। सी, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो लंबी अवधि तक चलती है, यानी लॉन्ग पीरियड तक चलती है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसीलिए इसमें आप देख रहे हो कि मैंने थोड़ा कलर चेंज करा सो दैट आप फोकस कर पाओ। इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो होती है जो लंबे समय तक चलती है। एंड थ्योरेटिकली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के तीन कंपोनेंट्स भी होते हैं, या तीन पार्ट समझ लो आप कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन सी है हमारे लिए। एक होती है रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। जितनी भी बिल्डिंगें हैं आप देख सकते हो, देश में जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इनका जो खर्चा हुआ इनके कंस्ट्रक्शन का, दैट इज रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा आप देखते हो पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक मतलब जो ये सरकार बड़े बड़े ब्रिजेस बनाती है, या कहीं पे रेल की पटरियां बनाती है, या शायद किसी और इन्वेस्टमेंट में सरकार खर्चा करती है, सरकार का लंबा एक्सपेंस। तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक ब्रिज का एग्जाम्पल दिया सो दैट आप उससे लिंक कर पाओ। भाई बड़े बड़े ब्रिज बना रही है गवर्नमेंट, तो दैट इज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा मुकेश अंबानी साहब, रतन टाटा साहब, या आप में से भी बहुत सारे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स बनोगे, तो कल को आप बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाओगे, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट। इक्विपमेंट्स लगाओगे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसे बोलते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट। तो तीन तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो फिक्स्ड मानी जाती हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एग्जाम में पूछ सकता है, थ्योरेटिकली भी आजकल CBSE करने लगा है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में एक होती है रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, एक होती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और एक होती है बिजनेस इन्वेस्टमेंट। मुकेश अंबानी कर रहा है मशीनरी में इन्वेस्ट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। सरकार कर रही है ब्रिजेस बनाने पर इन्वेस्ट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। बिल्डिंगें बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। तो इन तीनों को हम बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये फिक्स्ड रहती हैं, लंबे समय तक चलती रहती हैं। बट बिजनेस में एक दूसरी इन्वेस्टमेंट भी होती है जो शॉर्ट टर्म होती है, जो लंबे समय तक नहीं चलती, उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आप देख ही रहे हो, इन्वेंट्री मतलब पता ही होगा, अकाउंट्स के बच्चे हो, चैंप हो, तो इन्वेंट्री जो होता है वो हमारा चेंज होता रहता है, डेली बेसिस पर भी चेंज होता है इनफैक्ट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारा एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। उसका आपने शायद फॉर्मूला भी पढ़ रखा होगा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो टोटल हमारी चार तरह की इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर काउंट किया जाता है।
नंबर 1 रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को इकट्ठा अगर कर दोगे तो इन तीनों को इकट्ठा करके मैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बोल सकता हूं या GDFCF बोल सकते हो आप। एंड देन चौथी होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए एक फॉर्मूला बन जाता है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या GDCF इज इक्वल टू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या जिसको आप चेंज इन स्टॉक बोलते हो। तो दैट फॉर्मूला इज नथिंग बेसिकली, वो इन्हीं कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके एक मैथमेटिकल रूप दे दिया, तो वो फॉर्मूला बन जाता है जो आप लर्न करते हो। बट यू शुड नो कि ईच एंड एवरी कंपोनेंट क्या है एंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट का मीनिंग क्या है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि 1-2 साल के अंदर, या हो सकता है इसी साल से, CBSE ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछना शुरू कर दे। डिफाइन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, तो आपको पता होना चाहिए। डिफाइन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यू शुड नो। एंड इन सारों को ऐड करके बन जाता है हमारा थर्ड कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। 3 तरह के खर्चे हो गए। हाउस होल्ड का खर्चा, आपके और मेरे जैसे लोगों का खर्चा, शॉपिंग करते हैं हम। दूसरा गवर्नमेंट का खर्चा, सरकार जो एक्सपेंडिचर्स करती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो इन्वेस्टमेंट पर खर्चे हो रहे हैं ये वाले। और चौथा एक्सपेंडिचर वो सबको पता होता है, जो हम सामान बाहर से खरीद रहे हैं या जो हम बाहर बेच रहे हैं, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिनको आप नेट एक्सपोर्ट्स बोल देते हो। तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। तो बच्चा जो होता है वो इस प्रकार से GDPMP निकाल रहा होता है। तो आपने भी एक्सपेंडिचर मेथड में ये फॉर्मूला शायद देखा होगा, पढ़ा होगा कि GDPMP इज इक्वल टू 4 एक्सपेंडिचर्स, प्राइवेट मतलब आपके और मेरे जैसे खर्चे, गवर्नमेंट के खर्चे GFCE सरकार के खर्चे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सबसे इंपॉर्टेंट GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड चौथा खर्चा नेट एक्सपोर्ट्स का जो आप देख रहे हो। तो दीज 4 कंपोनेंट्स विल कंप्राइज GDPMP। देन उसको कन्वर्ट कर लोगे। कन्वर्जन पे मैं नहीं आ रहा, वो मैं मान रहा हूं कि वो आपको आता होगा। तो मुझे बता देना कि आपको एक्सपेंडिचर मेथड बिल्कुल क्लियर हो गया। एक थम्स अप भेज देना, मुझे भी पता चल जाएगा। आप अपने रजिस्टर में नोट भी कर सकते हो। इफ यू वांट, आप अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हो, अपनी हिसाब से नोट कर सकते हो। कोई चीज बाद में पूछनी होगी वो भी नोट कर सकते हो कि उस समय ये कुछ पॉइंट था, अपना डाउट भी नोट कर सकते हो। वी विल डिस्कस। वेरी गुड, सब बच्चे भेजना। तो मुझे लगेगा कि हाँ, सब बच्चे इन्वॉल्व्ड हैं और सब बच्चे समझ रहे हैं। वैल्यू एडिशन होना चाहिए आज के सेशन का। यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा, परफेक्ट। परफेक्ट बच्चों, तो आई होप आपको समझ आया होगा एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स जो हैं उनको समझना वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नॉट ओनली फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। वो आसान होते हैं, दोनों मेथड्स बहुत आसान होते हैं, वेरी सिंपल। इनकम मेथड की बात करते हैं, ठीक है ना। जो दूसरा मेथड होता है कि जिसमें हम सारी इनकम्स कैलकुलेट करते हैं, और यहां पर इनकम का मतलब होता है फैक्टर इनकम, ठीक है, जिस पर मैं आगे आऊंगा, सिर्फ मेहनत की कमाई। तो इनकम मेथड में हम NDPFC या डोमेस्टिक इनकम जो निकालते हैं वो बेसिकली कुछ भी नहीं है, कुछ छोटी मोटी चीजों का ही मिश्रण है। जैसे कि आप एक को बोलते हो रेंटल इनकम, या जिसको हम रेंट एंड रॉयल्टी बोल देते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम, जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, हम अपने पैसे को किसी भी व्यक्ति को देते हैं जो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है ना, तो उससे बदले में हम कहते हैं हमें तो इंटरेस्ट दे दो तुम, तो हमको इंटरेस्ट इनकम होती है। अगर हम किसी को अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विस देते हैं तो फिर हमें बदले में प्रॉफिट्स होते हैं। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, इन सबको हम फैक्टर इनकम भी बोलते हैं, इन्हीं को ऐड करना है। इनकम मेथड इज वेरी सिंपल। इसके अलावा अगर हम अपने एम्प्लॉयर से कैश में सैलरी लेते हैं, यानी वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वो हमारा पार्ट होता है इनकम का। इसके अलावा अगर हम वेजेस इन काइंड भी लेते हैं, बहुत से बच्चों
चीजें ऐसी होती हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है अपार्ट फ्रॉम कैश। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इनफैक्ट उसमें आप एक अलग से भी पढ़ते हो, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के नाम के पैसे उसके सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन में डाल देता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड में, वो सब चीजें होती हैं। इसके अलावा मील ब्रेक्स, पेड वेकेशंस, हेल्थ इंश्योरेंस, अदर अवार्ड्स, एम्प्लॉय अलाउंसेस, पे रेजेस, मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को और भी बहुत सी चीजें प्रोवाइड करता है, दैट इज ऑल कॉम्पनसेशन, वो भी कॉम्पनसेशन का पार्ट होते हैं। और इसके अलावा बहुत से लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसा कि आप जानते हो सकता है लॉयर हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी हो। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की जो इनकम होती है इकट्ठी, हम उसको भी काउंट कर लेते हैं। तो इन नटशेल जितनी भी इनकम है ये पूरे देश की, चाहे रेंटल इनकम हो, इंटरेस्ट इनकम हो, प्रॉफिट की इनकम हो, वेजेस की इनकम हो, कैश वाली, काइंड वाली, या सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम हो, इन सबको जोड़कर बन जाता है डोमेस्टिक इनकम। तो इनकम मेथड जो है वो इन्हीं सारी इनकम का एक तरह से समीशन है। हाँ, उसमें कुछ छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इन तीनों को हम बोल देते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। इन तीनों को बोल देते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो रेंटल इनकम आ गई, मतलब रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट इनकम आ गई, एंड प्रॉफिट्स, दीज थ्री टुगेदर नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस। तो वो मैं मान रहा हूं कि आपको पता ही होगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ दीज थ्री। एंड प्रॉफिट्स, सपोज हमें 100 रुपए के प्रॉफिट्स होते हैं, तो प्रॉफिट में से हम सबसे पहले 20 रुपए का टैक्स पे कर देते हैं, जिसको आप कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हो। उसके बाद हम 50 रुपए डिविडेंड पे कर देते हैं। डिविडेंड मींस अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स को पैसा दे देते हैं। एंड रिमेनिंग 30 रुपी जो बच गए वो हम अपने पास फ्यूचर के लिए रिटेन कर लेते हैं। तो ऐसा भी माना जाता है, और इसीलिए प्रॉफिट्स अलोन के भी अपने 3 एक तरह से कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। वन इज कॉर्पोरेट टैक्स, नेक्स्ट इज डिविडेंड, एंड लास्ट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। तो बेसिकली इन सबको जोड़ देंगे तो हमें डोमेस्टिक इनकम या एनडीपीएफसी मिल जाता है। तो इनकम मेथड इज दैट सिंपल। तो एक बार इनकम मेथड के लिए मुझे थम्स अप भेज देना कि आपको बेसिक बात समझ आ गई। परफेक्ट, 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 परफेक्ट। परफेक्ट। अब इसमें क्वेश्चन बताता हूं जो सीबीएसई लेटली पूछ सकता है, या जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है इस मेथड में अपार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल। जो ये पार्ट है, ये दोनों कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पर 3 मार्क्स का नोट लिखने के लिए पूछ सकते हैं, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो उसको आप 3 पार्ट्स में ब्रेक जरूर कर लेना। एक में लिख देना सैलरी एंड वेजेस इन कैश, एक में लिख देना सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को एक अलग पॉइंट बना देना थर्ड। तो 3 पॉइंट हो जाएंगे। तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ 3 पॉइंट हो गए हैं। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पर थोड़ा सा आप ज्यादा फोकस करना, इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। ओके, परफेक्ट। तो बच्चों के थम्स अप आ गए, ग्रेट। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मेथड तो बहुत ही आसान मेथड होता है, उसका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। उस मेथड का तो नाम होता है प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड। अब इसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कि हर प्रोड्यूसिंग यूनिट ने जितनी वैल्यू ऐड करी है, ओनली दैट पार्ट विल बी काउंटेड। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। सपोज एक प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, मैंने ब्रेड का प्रोडक्शन लिया है जिसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं प्रोडक्शन के। तो हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर बिफोर रीचिंग द फाइनल कंज्यूमर को तो ब्रेड यहां पर मिलेगी, लेकिन प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ। तो बिफोर रीचिंग टू द फाइनल कंज्यूमर, हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में जितनी वैल्यू ऐड हुई है हमें सिर्फ वो कंसिडर करनी है। तो अगर सपोज इनिशियली 100 थी, उसने सामने वाले को बेचा 120 का, तो उसने जो वैल्यू ऐड करी दैट मीन्स 20, वी शुड कंसिडर दैट ओनली। तो हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर
जितनी वैल्यू ऐड हो रही है हमें सिर्फ वो कंसिडर करनी होती है। और वैल्यू एडिशन निकालते कैसे हैं? वैल्यू एडिशन इज वेरी सिंपल, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट्स। आउटपुट्स की वैल्यू में से इनपुट्स की वैल्यू माइनस कर दो। आउटपुट्स की वैल्यू मैं मानता हूं कि आपको सबको पता ही होगा, जिसमें आप सेल्स की वैल्यू भी लेते हैं और अपने स्टॉक में जो चेंज हुआ उसकी वैल्यू भी लेते हैं, उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। जितना सामान हमने बेचा या जितना इन्वेंट्री में हमारा चेंज आया, दैट इज आवर वैल्यू ऑफ आउटपुट। एंड वैल्यू ऑफ इनपुट्स इज बेसिकली ऑल इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि जो प्रोडक्शन में हेल्पफुल होंगे। आपने रॉ मटेरियल्स खरीदे, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा अपनी फैक्ट्री में, जितने भी आपके इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स हैं दैट आर वैल्यू ऑफ इनपुट्स। तो ये मेथड सबसे सिंपलेस्ट मेथड है तीनों मेथड्स में से। ऑल यू हैव टू डू इज कि वैल्यू एडेड निकालना है। कैसे निकालना है? आउटपुट्स की वैल्यू में से इनपुट्स की वैल्यू को माइनस करना है फॉर ईच प्रोड्यूसिंग फॉर्म। तो इसको बोल देते हैं हम प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। तो एक बार वैल्यू एडेड मेथड के लिए मुझे थम्स अप भेज देना कि वैल्यू एडेड मेथड द इजीएस्ट मेथड ऑफ द ऑल, उसके लिए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा अभी कि जितने थम्स अप आपने भेजे हैं वो आपसे क्वेश्चन में सॉल्व हो रहा है या नहीं, तब पता चलेगा। ओके, तो अभी तो मैं यही कंसिडर कर रहा हूं कि सबको थम्स अप, मतलब सबको समझ आ रहा है, सब बढ़िया है, सब बच्चे एकदम परफेक्टली चैंप हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हमारा जीडीपी एंड वेलफेयर वो हमने पढ़ लिया, कवर कर लिया। तीनों मेथड्स की ब्रीफ ले ली। तीनों मेथड्स के ब्रीफ के अंदर कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। खाली फॉर्मूले पर मत फोकस करना, एग्जाम में किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट पर 1 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो हम भी जब सैंपल पेपर्स बनाते हैं तो उन बातों को ध्यान रखते हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं कुछ प्रिकॉशंस पर, जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो मैं समझ रहा था कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो दे आर ओनली फैक्टर इनकम्स, ठीक है ना। कुछ चीजें ऑटोमेटिकली हमारे प्रिकॉशंस यानी कि हमें कभी भी इंक्लूड नहीं करनी होती, उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या है वो चीजें बच्चों? कोई भी अगर सेकेंड हैंड गुड खरीदा बेचा जा रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो सेकेंड हैंड गुड्स खरीदना या बेचना कोई एक न्यू प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती, तो दे विल नेवर बी कंसिडर्ड हमारे पार्ट, इनकम का पार्ट, उन्हें कभी भी कंसिडर नहीं करते। इसके अलावा अगर हम कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो या डिबेंचर खरीदते हो, तो दे आर सिंपली एक पेपर का ट्रांसफर होना, उसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती, उन्हें भी हम कंसिडर कभी भी नहीं करते अपनी किसी भी तरह की इनकम के अंदर। सिमिलरली ऑल द ट्रांसफर पेमेंट्स, आपको सांता क्लॉज ने गिफ्ट दिया, तो ये जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती है, मैं उम्मीद कर रहा हूं ट्रांसफर पेमेंट आप समझते होंगे, गिफ्ट्स, डोनेशन, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस, तो किसी भी तरह की ट्रांसफर इनकम्स जो हमें मिलती हैं वो हमारे किसी भी नेशनल या डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होती। एंड ऑल द इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स, जितने भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो भी हमारे नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होते। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आया हूं टोमेटोज का, टमाटर का। अगर ये टोमेटो होटल में यूज हो रहा है, ये देख रहे हो एक शेफ काट रहा है इसको, तो होटल के लिए वो टोमेटो एक इंटरमीडिएट गुड है, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। लेकिन वही टमाटर अगर घर में हमारी मम्मी काट रही हैं सब्जी बनाने के लिए, तो वही टमाटर हमारे लिए वो फाइनल गुड कहलाया जाएगा, देन इट विल बी इंक्लूडेड इन आवर इनकम। तो डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है, क्या इंटरमीडिएट होता है, क्या फाइनल होता है। फाइनल होगा तो कंसिडर किया जाएगा, इंटरमीडिएट होगा तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो दीज आर सम बेसिक प्रिकॉशंस जो हमें हर मेथड में हमेशा लेने हैं। सेकेंड हैंड गुड्स नहीं कंसिडर करने, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं कंसिडर करनी, ट्रांसफर इनकम्स तो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करनी, कहीं पे भी कंसिडर नहीं करनी। इसके अलावा फाइनल गुड्स हमेशा कंसिडर करने हैं, इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कभी भी कंसिडर नहीं करने। तो बी श्योर, आज मैं कवर नहीं कर रहा हूं, आपको फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिकॉज फाइनल एक्सपेंडिचर्स आर इंक्लूडेड इन इनकम एंड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इनकम। तो मुझे बता देना एक बार ये बेसिक प्रिकॉशंस आपको क्लियर हो गए?
यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। और भी प्रिकॉशंस होते हैं आपके, डेफिनेटली टीचर्स आपको बताएंगे छोटे छोटे, बट दीज आर द बेसिक प्रिकॉशंस। यस, परफेक्ट परफेक्ट। परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होगा और इसीलिए बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है, बट कंफ्यूजन्स दूर करने के लिए ही कॉन्सेप्ट बनाया गया है। एक कॉन्सेप्ट होता है डोमेस्टिक टेरिटरी का, राइट? डोमेस्टिक टेरिटरी या डोमेस्टिक इनकम, तो उस पर क्या बातें हैं मुझे वो डिस्कस करनी है आपके साथ, डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक टेरिटरी। तो मैंने आपके लिए बहुत सारी चीजें यहां पर बना के रखी हैं ताकि आपको डिटेल में समझा सकूं। तो पहले तो मैं आपको डोमेस्टिक टेरिटरी समझाता हूं, ठीक है ना? डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? सी, जो आप ये भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री देख रहे हैं, सबसे पहले इसको मार्क कर लेता हूं। तो ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है ये दैट इज आवर टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी। इसके अलावा भी एक टेरिटोरियल वाटर, मतलब कुछ हद तक जो ये पानी है, समुद्री पानी जो है, वो समुद्री पानी भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो सेकंड पॉइंट हो गया टेरिटोरियल वाटर्स, राइट? अब समुद्र के अंदर बहुत सारे नेचुरल गैस या ऑयल रिग्स होते हैं, इन्हें रिग्स बोलते हैं। ये रिग्स का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े ऑयल कंटेनर्स, जो ऐसे हम छतों पर बिल्डिंग पे नहीं लगा सकते, ये समुद्र के अंदर बहुत बड़े बड़े होते हैं। फोटो में शायद छोटे दिख रहे होंगे लेकिन बहुत बड़े होते हैं। तो तीसरा पॉइंट हो गया ऑल द नेचुरल गैस एंड ऑयल रिग्स, दीज आर ऑल्सो आवर टेरिटरी, ये हमारी टेरिटरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत से कंट्रीज के साथ हम एक कोलैबोरेशन करते हैं और उनको बोलते हैं कि आपके देश में हम अपना एक डिफेंस कैंप लगाएंगे। फॉर एग्जांपल नेपाल, तो हमने नेपाल के यहाँ पर अपना एक डिफेंस कैंप लगाया हमारी इंडियन आर्मी ने, तो दैट डिफेंस कैंप इज ऑल्सो आवर टेरिटरी। और इसके अलावा जितने भी पूरी दुनिया में हमारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं, एयरप्लेन्स, तो दैट एयरप्लेन इज ऑल्सो आवर टेरिटरी। तो 5 बातें याद रखो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या होती हैं, 5 बेसिक बातें। उसके अलावा भी आगे आता हूं। जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो तो हमारी टेरिटरी है ही। अपार्ट फ्रॉम दिस टेरिटोरियल वाटर्स वो इंक्लूड होते हैं, नेचुरल गैस या ऑयल रिग्स वो इंक्लूड होते हैं, डिफेंस कैंप्स वो इंक्लूड होते हैं, हमारे एयरप्लेन्स या वेसल्स पूरी दुनिया में वो इंक्लूड होते हैं, और सबसे 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 इंपॉर्टेंट, अपना भारत का झंडा, प्यारा झंडा नजर आ रहा है आपको कहीं कहीं? ये बिल्डिंग इंडियन एम्बेसी, ये बिल्डिंग इंडियन एम्बेसी, ये बिल्डिंग इंडियन एम्बेसी। मतलब भारत की इंडियन एम्बेसी 2 अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर है पूरी दुनिया में, वो सब ये इंडियन एम्बेसी। तो ये जितनी भी इंडियन एम्बेसियां हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये वाली जय भारत जय भारत जय भारत, ये सारी की सारी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी हैं। हमको ये ध्यान रखना है। तो अगर मैं क्रक्स बनाऊं तो टोटल 6 चीजें हो गई हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। लेट्स रिवाइज इट अगेन। ज्योग्राफिकल बाउंड्री हमारी टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी। टेरिटोरियल वाटर्स हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। वहां पे लगे हुए नेचुरल गैस या ऑयल रिग्स हमारी टेरिटरी। हमारे जितने भी डिफेंस कैंप्स हैं हमारी टेरिटरी। इसके अलावा जितने भी हमारे एयरप्लेन्स हैं हमारी टेरिटरी। और जितने भी जय भारत हमारी इंडियन एम्बेसी है पूरी दुनिया में, ये हमारी टेरिटरी। नंबर 6। तो ऑल दीज 6 पॉइंट्स आर कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी। इन्हें मैं अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी बोलता हूं। अब एक थोड़ा सा कुछ फन एक्टिविटी करने के लिए मैंने, आप देख सकते होंगे, ग्रीन कलर के कुछ आदमी लोग बनाए हैं। इनको मैं मान रहा हूं ये रेसिडेंट हैं। रेसिडेंट कौन होता है? आई नो कि आपको पता ही होगा। रेसिडेंट वो जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे इंडिया में लाई करे। और कुछ मैंने रेड कलर के बनाए हैं, ये नॉन रेसिडेंट्स हैं, यानी कि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई नहीं करता। ठीक है जी। इसी तरह आप देख रहे होंगे यहां पर एक
बिल्डिंग है, इसमें यूएस का झंडा बना हुआ है, ये जैसा कि आप देख रहे होंगे इस बिल्डिंग पर, ये यूएस की एम्बेसी है, इट इज यूएस एम्बेसी। तो मजेदार बात ये है कि यूएस एम्बेसी जो होता है, इतना पोर्शन ये हमारी टेरिटरी कंसिडर नहीं किया जाता, इट इज नॉट आर डोमेस्टिक टेरिटरी। ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा? यूएस की। जैसे हमने अलग अलग देशों में अपनी इंडियन एम्बेसी को अपनी टेरिटरी कहा, तो इसी तरह बाहर के कंट्री भी अपनी अपनी एम्बेसी को अपनी टेरिटरी मानते हैं, और पॉइंट लॉजिकल भी है। तो इसीलिए दिस पोर्शन इज नॉट आवर टेरिटरी। ये किसकी टेरिटरी है? ये यूएस की टेरिटरी, हमारी टेरिटरी नहीं है। तो इसी तरह मैंने कुछ रेसिडेंट्स, कुछ नॉन रेसिडेंट्स कंपनियां भी बना दी। ये मैकडोनल्ड्स आप देख रहे हो, इट इज अ नॉन रेसिडेंट कंपनी। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये रेसिडेंट कंपनी। तो जिस तरह से आप देख सकते हो, ये एसबीआई की ब्रांच बाहर है विदेश में, रेसिडेंट कंपनी। मैकडोनल्ड्स बाहर है, नॉन रेसिडेंट कंपनी हमारे पर्सपेक्टिव से। इसी तरह एयर इंडिया के प्लेन पे ये देख रहे हो आप, एक नॉन रेसिडेंट आदमी जा रहा है, एयर इंडिया के प्लेन में एक रेसिडेंट आदमी जा रहा है। तो अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हो रेसिडेंट्स भी हैं, नॉन रेसिडेंट्स भी हैं। ये एक नेचुरल गैस रिग पर रेसिडेंट खड़ा हुआ है, एक नॉन रेसिडेंट भी खड़ा हुआ है। या हमारे समुद्री पानी में एक नॉन रेसिडेंट भी है, एक रेसिडेंट भी है। या हमारे डिफेंस कैंप जो है वहां पे एक नॉन रेसिडेंट भी आ गया गलती से, कोई रेसिडेंट भी है। तो अब मेन पॉइंट पर आते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की, राइट, किसकी? डोमेस्टिक इनकम की। तो डोमेस्टिक इनकम फोकस करता है कि पैसे कहां कमाए हैं, इनकम कहां कमाई है। डोमेस्टिक इनकम फोकस करता है इनकम कहां कमाई है उस पर। और जब मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा, उसमें मैं आपको नेशनल इनकम बताऊंगा। नेशनल इनकम फोकस ये करता है कि पैसे, इनकम किसने कमाया है, किसने अर्न करा है, रेसिडेंट ने करा है या नॉन रेसिडेंट ने करा है। तो नेशनल इनकम फोकस करता है कि पैसे किसने कमाए, जबकि डोमेस्टिक इनकम फोकस करता है कि पैसे कहां कमाए। कहां मतलब डोमेस्टिक, किसने मतलब रेसिडेंट या नेशनल इनकम। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने जो आपको टोटल 6 गिनती करवाई, ज्योग्राफिकल बाउंड्री ये हमारी टेरिटरी, टेरिटोरियल पानी हमारी टेरिटरी, नेचुरल गैस रिग्स हमारी टेरिटरी, डिफेंस कैंप्स हमारी टेरिटरी, इसके अलावा एयरप्लेन्स हमारी टेरिटरी, इंडियन एम्बेसी हमारी टेरिटरी। 6 बातें क्लियर हो गई। अब इन 6 जगहों से जितनी भी इनकम जनरेट हो, फॉर एग्जाम्पल, चाहे पैसे मैकडोनल्ड्स ने कमाए, चाहे पैसे एसबीआई ने कमाए, चाहे इसने कमाए, चाहे इसने कमाए, यहां पर नेचुरल गैस ऑयल रिग पर चाहे इनकम इसने कमाई, चाहे इनकम इसने कमाई, डिफेंस कैंप में चाहे इनकम इसने कमाई, चाहे इनकम इसने कमाई, इसी तरह इंडियन एम्बेसी के अंदर चाहे इनकम इसने कमाई, चाहे इनकम इसने कमाई, या एयरप्लेन के ऊपर चाहे इनकम इसने कमाई, चाहे इनकम इसने कमाई। ये सारी इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम है। डोमेस्टिक इनकम सिर्फ ये देखता है कि क्या वो इनकम हमारी टेरिटरी में हुई है या नहीं। अगर वो इनकम हमारी टेरिटरी में है तो दैट इज आवर डोमेस्टिक इनकम, एज सिंपल एज दैट। इस लाइन को पकड़ के रखना कि अगर इनकम हमारी टेरिटरी के अंदर है, इन 6 चीजों के अंदर है, तो इसका मतलब वो हमारी डोमेस्टिक इनकम होगी, चाहे पैसे जिस मर्जी ने कमाए हो, हमें परवाह नहीं है। तो डोमेस्टिक इनकम इज ऑल अबाउट टेरिटरी। तो फर्स्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेरिटरी, कि टेरिटरी हमारी है क्या, और उस टेरिटरी पर जिसने भी पैसे कमाए हो, चाहे वो रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, कोई भी हो, अगर किसी ने भी पैसे कमाए हैं हमारी टेरिटरी पर, तो दैट इज आवर डोमेस्टिक इनकम। तो इट इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी। तो मुझे डोमेस्टिक टेरिटरी वाला एक थम्स अप भेज दो कि डोमेस्टिक टेरिटरी पोर्शन आपको क्लियर है। एक बच्चे ने पूछा कि सर हम बाइंग ऑफ शेयर्स को कंसीडर क्यों नहीं करते। अच्छा, पुराने वाले स्लाइड से पूछा। बाइंग ऑफ शेयर्स जो होता है, इट इज ओनली अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसमें हमने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी है ना। मैंने आपसे शेयर खरीद लिए, तो बस उसमें क्या है, एक कागज का टुकड़ा लिया, पैसे दिए, तो दैट इज नॉट, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। शेयर को बनाने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं एक्टिविटी हुई होगी, तो इट इज सिंपली मूवमेंट ऑफ पेपर। परफेक्ट, बहुत सारे थम्स अप।
ग्रेट। तो डोमेस्टिक इनकम के लिए आपको फोकस करना है सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी पर। डोमेस्टिक इनकम के लिए सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी पर फोकस करना है, दैट्स इट। ग्रेट। चलो अब इसी को आगे ले चलते हैं। अब मैं आऊंगा नेशनल इनकम पर। डोमेस्टिक इनकम भूल जाना, पैसे कहां कमाए, खत्म हो गई बात। अब आते हैं नेशनल इनकम पर, फैक्टर इनकम पर। नेशनल इनकम फोकस करता है, बिल्कुल क्लियर रखना है अपना कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम फोकस करता है पैसे या इनकम किसने कमाया, हु अर्नड इट, दैट्स इट। हु अर्नड इट, कहां कमाए इमटेरियल है, हु अर्नड इट। तो अगर सपोज इनकम इस लाल आदमी ने कमाई तो वो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एक नॉन रेसिडेंट ने पैसा कमाया। तो नॉन रेसिडेंट जो भी पैसा कमाएगा वो हमारी इनकम का पार्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो सपोज मैकडॉनल्ड्स ने पैसे कमाए, हमारी इनकम का पार्ट नहीं होगा। एसबीआई ने पैसे कमाए, हमारी इनकम का पार्ट होगा, बिकॉज एसबीआई इज आवर रेसिडेंट। तो पैसे पूरी दुनिया में जहां मर्जी कमाओ वो इमटेरियल है। हमको नेशनल इनकम में ये देखना है हु अर्नड दिस फैक्टर इनकम, हु इज द पर्सन या हु इज द कंपनी। तो अगर वो पैसे हमारे रेसिडेंट ने कमाए, चाहे यहां पे कमाए, चाहे वहां पे कमाए, चाहे एरोप्लेन के ऊपर कमाए, चाहे यूएस में कमाए, जहां मर्जी हमारे रेसिडेंट ने पैसा कमाया, दैट इज आवर नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में कभी भी आपको टेरिटरी नहीं देखनी है। नेशनल इनकम में आपको देखना है हु अर्नड इट, किसने कमाए। तो अगर किसी लाल रंग के आदमी ने पैसा कमाया तो वो हमारी इनकम नहीं है, दैट इज नॉट आवर नेशनल इनकम। हमारी इनकम सिर्फ वो है जो हरे रंग के लोगों ने पैसे कमाए, यानी जो सिर्फ रेसिडेंट्स ने पैसा कमाया, सिर्फ वो ही हमारी नेशनल इनकम होती है। तो टू सम अप, मतलब इसको ब्रीफ में खत्म करें तो डोमेस्टिक इनकम क्या, उसमें क्या देखना है कि पैसे कहां कमाए, हमारी टेरिटरी में कमाए, तो आंसर इज यस। नेशनल इनकम में क्या देखना है कि पैसे किसने कमाए, हु अर्नड इट। अगर हमारे हरे आदमी ने कमाए यानी रेसिडेंट ने कमाए तो आंसर इज यस, अपार्ट फ्रॉम दिस आंसर इज नो। तो एक बार मुझे बोलना कि आपको क्लियर हो गया, एक बार भेज दो थम्स अप फटाफट कि आपको क्लियर हो गया। यस। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ऐड नहीं हो पाए। मैंने 11:15 तक सबको ऐड कर दिया था, जितनी रिक्वेस्ट आई थी 11:15 पर। अब कोई 11:25 पे आ रहा होगा तो शायद ना ऐड हुआ हो। ठीक है, और थम्स अप चाहिए मुझे, अभी सब बच्चों ने नहीं भेजा थम्स अप। आपको डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। टेरिटरी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, रेसिडेंट होगा तो नेशनल इनकम में लेना है।